तो नमस्कार और जय हिंदी साहित्य बैराज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज एक ऐसे विषय के साथ आपके समक्ष आए हैं जो बहुत समय से मैं सोच रहा था इस पर वीडियो बनाऊं। क्योंकि अगर कोई इंस्टीट्यूशन ग्लोबली लेवल पे बनाया गया है, ठीक है, तो उस इंस्टीट्यूशन की रेलिवेंसी, उस इंस्टीट्यूशन का रिस्पेक्ट और उस इंस्टीट्यूशन की अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे सवाल कौन उठाएगा, और उसकी रेलिवेंसी, उसकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ चली जाती है जब कोई बड़ी सुपर पावर किसी छोटे देशों पर कह सकते हैं इंक्रोचमेंट करता है, उसके ऊपर गलत तरीके से कार्रवाई करता है। तब ये सारे इंटरनेशनल कानून और इंटरनेशनल नियम कहाँ चले जाते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में, और किस तरह से बाय द टाइम यूनाइटेड नेशन की रेलिवेंसी जो है और यूनाइटेड नेशन अपना जो अस्तित्व है ना, वो धीरे धीरे खोते जा रहा है, उस पर हम बात करेंगे। रिसेंट कई घटनाक्रम्स हुए हैं, उसको अकॉर्डिंगली मैं लेकर चलूँगा, और फिर एक क्यूमुलेटिवली लास्ट में आपसे आपसे भी सवाल पूछा जाएगा कि भाई आप क्या सोचते हैं इस विषय के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। अभी एक घटना से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। अभी रिसेंटली यानी कि पिछले हफ्ते यानी कि वेनेजुएला पर यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा अटैक करना और उसके प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को कैप्चर कर लेना, ठीक है। यूएस अमेरिका का इसके पीछे तर्क था कि भाई हम यह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो वेनेजुएला है और जो मदुरो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रग्स की सप्लाई कर रहे हैं यूएस के अंदर, ठीक है। एक ये पहला पॉइंट था। दूसरा, अगर आप किसी भी देश के अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है, जैसे ये रसिया ने यूक्रेन के अगेंस्ट आक्रमण किया, ठीक है, वो मिलिट्रीली ऑपरेशन करके किया, मिलिट्रीली ऑपरेशन था और उन्होंने किया, और जो भी उनके काम करना था, अभी भी युद्ध वहाँ पे कंटिन्यू है। सेम टाइम पे यूनाइटेड स्टेट के द्वारा मिलिट्रीली ऑपरेशन किया जा सकता था। देयर कुड बी सम अनदर वे, उसकी गवर्नमेंट से बात करना, सारी चीज़ें हो सकता था। लेकिन डायरेक्ट जाना और उसके प्रेसिडेंट को उठा लेना, पहला ये सवाल उठाता है कि भाई कहाँ गए यूनाइटेड नेशन की ट्रीटी, कहाँ गए यूनाइटेड नेशन के इंटरनेशनल लॉज। दूसरा, जब ये काम रसिया भी कर सकता है, बिकॉज उनकी भी इंटेलिजेंस लेवल पे है, उनकी वो भी मिलिटरीली इस लेवल पे पावरफुल है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, जेलेंस्की तो कुछ नहीं है उनके आगे, ठीक है। उस पर सवाल उठाया जाता है, बार बार रसिया पर सवाल किया जाता है कि भाई आप यूक्रेन में ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और सेम टाइम पे जब यूनाइटेड स्टेट के द्वारा सेम चीज़ किया जाता है तो नो बडी हैज़ माउथ टू स्पीक एंड कम एंड कन्फेस कि भाई ये चीज़ गलत है और ये चीज़ गलत हो रहा है। अभी कई बार से, मतलब लगातार उस हफ्ते के बाद से अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बार बार कहा जा रहा है ग्रीनलैंड को कब्जा लेंगे, ग्रीनलैंड को कब्जा लेंगे। और डेनमार्क बहुत छोटा देश है, उसके मिलिट्री उतनी एक्टिव नहीं है, नेटो का मेंबर भी है डेनमार्क वो। अब अगर आप ग्रीनलैंड पर अटैक करेंगे, और ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क के कंट्रोल में है, डेनमार्क की एक पार्ट है, उसका ही देश का अंग है, तो क्या नेटो की जो रेलिवेंसी थी वो खत्म हो जाएगी? क्योंकि नेटो के अंदर किसी भी एक देश पर आक्रमण होना यानी कि सारे देशों के आर्टिकल 30 का जो एक्टिव हो जाना, तो क्या ये होगा? फिर सवाल उठाता है इंटरनेशनल लेवल पे कि भाई अमेरिका के द्वारा ईरान में जिस प्रकार से चीज़ें किया जा रहा है, B2 बम्बर के साथ उसके न्यूक्लियर उस पे फैसिलिटीज़ पे अटैक करना, वहाँ पे गवर्नमेंट के अंदर अराजकता फैलाना, कुवैत के साथ क्या किया गया यूनाइटेड स्टेट के द्वारा, इराक में क्या किया गया, बगदाद के साथ क्या किया गया, अफगानिस्तान में यूनाइटेड स्टेट के द्वारा क्या किया गया, सेम टाइम पे म्यांमार में क्या किया गया, बांग्लादेश में तख्ता पलट करा दिया गया। तो यही नहीं, नाइजीरिया में भी पिछले हफ्ते तेल और उसके लिए हमला किया गया नाइजीरिया के देश पे। तो ये सारी चीज़ें, अगर कोई सुपीरियर पावर है तो उसके लिए फिर रेलिवेंस खत्म हो जाता है, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन उसके लिए मायने ही नहीं रखता। 62 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से यूनाइटेड स्टेट खुद को अलग कर चुका है और उनको बोल चुका है कि भाई ये जो है वो फालतू के हैं। मतलब एग्जैक्टली यही वर्ड्स है कि दे आर वर्किंग अगेंस्ट अमेरिका एंड दे हैव नो रेलिवेंसी। पूरी जो उनकी जो प्रेस रिलीज किया उन्होंने। तो आप बताइए कि ये सवाल लाजमी हो जाता है कि वहाँ पे इंटरनेशनल जो यूनाइटेड नेशन है वो कहाँ चला गया? छोटे देशों के लिए फिर कौन आएगा? तब तो फिर वही भागेंगे ना न्यूक्लियर पावर की तरफ। जो भी न्यूक्लियरली कैपेबल देश हैं उनके प्रति कोई आंख उठा के नहीं देखता, क्योंकि क्या पता कोई पागल आया और फिर बम फेंक दिया, न्यूक्लियर बम, तो उसके साथ जो डिवास्टेशन होगा, उसके साथ जो कह सकते हैं हानि पहुंचेगी, उससे सभी को डर है। लेकिन जो मिलिटरीली सुपीरियर नहीं देश है उनके खिलाफ अगर ये सारी चीज़ें हो रही है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जवाबदेही देगा इसकी? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका खुद को बहुत ज़्यादा सुपर पावर है, वो मानता भी और है भी सुपर पावर। लेकिन कल को सेम चीज़ अगर चाइना वियतनाम के साथ करे, चाइना तिब्बत में करे, तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? फिर तो हर एक देश कहेगा कि ठीक है भाई, चाइना अमेरिका ने कर लिया, आपने हमें एक ब्लू प्रिंट दे दिया, हम भी जाके करेंगे। तो ये सवाल उठाता है यूनाइटेड नेशन पे कि भाई किस प्रकार की चीज़ें अगर आप अलाउ करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे तो उसके रेपोकेशन अदर कंट्रीज़ को भी भोगना पड़ेगा। मॉनेटरी फंड का देख लीजिए, IMF का, वर्ल्ड बैंक का देख लीजिए, क्या है इसकी रेलिवेंसी, क्या है? जो सबसे ज़्यादा पैसा देता है वो जिसको बोलेगा उसको पैसा देता है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है सबसे ज़्यादा उसमें पेयर है, वो पाकिस्तान को फंड नहीं कराता है, वो ऐसे देशों को फंड नहीं कराएगा जो कि US बैक्ड है। तो ये खत्म हो जाती है ना पूरी रेलिवेंसी कि भाई अब आप इंटरनेशनल लॉज को कौन मानेगा, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को कौन मानेगा, इंटरनेशनल रूल्स को कौन फॉलो करेगा? कोई नहीं फॉलो करेगा। फिर तो कल को हमारा माना है हम POK ले लिए, कल को हमारा माना है हम बलूचिस्तान ले लिए। वही बात होगी ना कि कल को पाकिस्तान का माना है कुछ कर रहा है, ईरान का माना है कुछ कर रहा है, इराक का माना है कुछ और कर रहा है, वो चाइना का मन किया तिब्बत ले लिया, चाइना का मन किया ताइवान ले लिया,
रसिया का मन किया किसी और पे अटैक कर दिया, जापान को ले लिया, नॉर्थ कोरिया का मन है साउथ कोरिया पे अटैक कर दिया। तो आप अगर सुपर पावर, तो सवाल यही उठेगा ना कि भाई जो सुपीरियर है, जो सुपर पावर लोग हैं, उनके लिए क्या इंटरनेशनल कानून, इंटरनेशनल रूल्स वैलिड हैं या नहीं। और अब तो सवाल लाजमी है कि यूनाइटेड नेशन पे उठेगा ही, क्योंकि अगर रसिया पे इस प्रकार के कड़े निंदा किए गए तो क्यों नहीं यूनाइटेड स्टेट्स पर होगी। और यही नहीं, अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर मैं नहीं बात करना चाहता, क्योंकि फिर वो रेलिवेंसी उसकी पहले ही ख़त्म हो चुकी है। तो ये बार बार सवाल उठेगा कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका खुद को सुपर पावर मानता है, तो क्या वो सुपर पावर मानने के बाद ऐसी चीज़ें करेगा जो कि इंटरनेशनल रूल्स का वायलेशन होगा, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ का वायलेशन होगा। और फिर अगर वो एज ए सुपर पावर होकर ऐसा करेगा तो क्या बाकी देशें बाधित रहेंगी? क्या बाकी देशें खुद को रिस्ट्रिक्ट कर पाएंगे ऐसी फर्दर एक्शंस लेने के लिए? जैसे कि चाइना ताइवान पे अटैक करना चाह रहा है, रसिया अगर चाहे तो पूरे यूक्रेन को लेना चाह रहा है। तो आप क्या सोचते हैं इस विषय के बारे में? देखिए सवाल तो देखिए उठेगा ही, क्योंकि फिर तो पूरा वर्ल्ड एक तरह से वार में चला जाएगा। आप खुद सोच के देखिए, कल को इंडिया का मन किया बांग्लादेश को लेंगे, कल इंडिया का मन किया पाकिस्तान को पूरा लेने का मन कर दिया। तो अगर मिलिट्रीली एक्सपेंशन, लैंड एक्सपेंशन होगा तो फिर दुनिया किस एंगल में जाएगी, इसके लिए भी वी हैव टू प्रिपेयर, और हम इस लेवल पे प्रिपेयर करना पड़ेगा खुद को। मैं देख रहा था इंडिया में बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट में बोल रहे थे कि न्यूक्लियर बम के अगेंस्ट में, कि जब भारत में पोखरण परमाणु परीक्षण किया गया तो क्या ज़रूरत है, हम एक शांति प्रिय देश हैं। अगर आज इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर नहीं होता तो यूएस हमेशा से पाकिस्तान का सपोर्ट लेकर हमारे पीछे लगा होता। हम खुद को इंडिपेंडेंटली आज हम जिस प्रकार से खुद को फॉरेन अफेयर्स के अंदर, वर्ल्ड अफेयर के अंदर खुद को प्रेजेंट कर पा रहे हैं, खुद की पोजीशनिंग कर पा रहे हैं, जिस न्यूट्रलिटी से हम हर चीज़ों को हैंडल कर पा रहे हैं, सो फार ऐसा नहीं हो पाता अगर इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर नहीं होता। तो अगर हमारे पास न्यूक्लियरली वी आर नॉट केपेबल, तो अब हमारी भी हालत ईरान, इराक ऐसे होती कि कभी भी अमेरिका आता बमबारी करता, कभी भी अमेरिका आता तख्ता पलट कर देता, जैसे पाकिस्तान में हुआ, श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, म्यांमार में हुआ, कम्बोडिया में हुआ, वेनेजुएला में जाकर जबरन कर दिया, ईरान में अभी ट्राई कर रहे हैं, 12-15 हज़ार से अधिक लोग मारे गए। और अनऑफिशियली तो बहुत सारे लोग हैं, ऑफिशियली 12,000 ऐसे आ रहे हैं। तो ये ओवरऑल यूनाइटेड नेशन पे सवाल उठाएगा कि भाई अगर आप इंटरनेशनली बॉडी हैं एक, तो कौन रेगुलेट करेगा, कौन किसको रिस्ट्रिक्ट करेगा? लाजमी है सवाल उठना। आप क्या सोचते हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं यूनाइटेड नेशन से, उसकी अकाउंटेबिलिटी पे, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी धन्यवाद, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।